हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अपने घरों में सब सेफ होंगे, घरों में सुरक्षित होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारी पॉलिटिक लेक्चर सीरीज चल रही है। कल हम लोगों ने द यूनियन पार्ट 5 खत्म किया है, तो आज हम शुरू करेंगे यूनियन द स्टेट पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल्स होते हैं आपके 152 से लेके 237 तक। तो उसमें इंटायरली जाने से पहले, आर्टिकल्स पढ़ने से पहले हम उसके सारे बेसिक्स कवर कर लेते हैं, ताकि बाद में फिर आर्टिकल्स को जल्दी से गो थ्रू कर लेंगे। तो पहले शुरू करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में। जैसे सबको पता है, हमने पार्लियामेंट पढ़ा था, तो मैं चाहूंगा इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप एक बार पार्लियामेंट पढ़ लें दोबारा से, लोकसभा राज्यसभा। क्योंकि यहाँ मैं कराने लगा हूँ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधानसभा और विधान परिषद। तो क्या होगा, अगर आप वो पढ़ लोगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि इनके फंक्शंस दोनों के जो है सिमिलर से ही हैं। और फर्क ये है, वो सेंट्रल पे है और ये स्टेट लेवल पे होते हैं। अब बात करते हैं पहले लेजिस्लेटिव असेंबली की। ये हमारे संविधान में इसका आर्टिकल है 170। अब लेजिस्लेटिव असेंबली को हम पॉपुलरली बोलते हैं इलेक्टेड चैम्बर, यानी विधानसभा। क्यों? क्योंकि हम इसमें वोटिंग करते हैं। जैसे हम लोकसभा के इलेक्शंस में वोट करते हैं, वैसे ही हम विधानसभा इलेक्शंस में भी वोट करते हैं। लोकसभा के इलेक्शंस में क्या होता है, पूरा देश वोट करता है, और जिस भी पार्टी को बहुमत सीटें मिलती हैं, उसी पार्टी का एक सदस्य, चुना हुआ सदस्य क्या बनता है, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। वैसे इधर भी होता है। इसमें हर एक स्टेट में इलेक्शंस होते हैं। जैसे अगर किसी स्टेट का इलेक्शन है, वहां पे जिस पार्टी को बहुमत मिली है, उसी पार्टी का एक चुना हुआ सदस्य को क्या बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर। तो इसमें जो मैक्सिमम सीट्स होती हैं वो होती है 500। 500 से ऊपर किसी भी असेंबली में, किसी भी स्टेट में जहां पे विधानसभा है, उससे ज्यादा सीटें नहीं हो सकती। और मिनिमम 60 से नीचे नहीं हो सकती। तो उसका रेंज होता है 60 to 500, डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रिक्ट्स। एग्जाम्पल पंजाब की 117 है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं ये। तो वैसे ही होती है, पर खाली सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में 59 सीट्स हैं जो उनको अलाउ किया हुआ है। बाकी सब में मिनिमम 60 है और मैक्सिमम 500, ठीक है। तो जैसे कि इसमें वही लिखा हुआ है, आपको जो मैंने शॉर्ट में बता दिया, आप पढ़ सकते हो बाद में इसको, कि वो रेशियो होता है बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। उसके हिसाब से इसको अलॉट किया जाता है सीट्स को, स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है। और उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिप्रेजेंटेशन होती है SC और ST की भी। और जैसे हमने किया था कि लोकसभा में 2 सीटें होती है एंग्लो इंडियंस की, वैसे ही विधानसभा में 1 सीट होती है एंग्लो इंडियन की उस स्टेट से। और वो कौन चुनता है, गवर्नर। उस केस में कौन चुनता था, प्रेसिडेंट। इस केस में चुनता है गवर्नर। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का 1 सीट यहां पे भी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। सेम है, वही केस जो आपका लोकसभा में था। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 25 साल से ऊपर होना चाहिए, और अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद का मेंबर बनना है तो वो उसको 30 साल होना चाहिए, जो राज्यसभा में था। तो बेसिकली राज्यसभा वाला काम वही करती है यहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। इसके बाद मेंबर कहां से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर मेंबर डिस्क्वालीफाई कैसे हो सकता है, कि उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए अंडर सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, मेंटली अनसाउंड नहीं होना चाहिए यानी पागल नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, और वो नहीं होगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और वो एलिजिबल नहीं होगा। तो ये बेसिक चीज समझ आ गई। ये बिल्कुल सेम टू सेम काम कर रहा है, जैसे अगर हम लोकसभा से कंपेयर करेंगे इसको, लेजिस्लेटिव असेंबली को, दैट इज विधानसभा। वहां पे 25 साल की मिनिमम उम्र थी, भारतीय नागरिक होना था, पागल नहीं होना था, किसी भी ऑफिस होल्ड नहीं करना था, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो वही सेम कंडीशन है। और एज का फर्क बस इतना पड़ता है, 30 ईयर्स हो जाता है अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए खड़ा हो रहा है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल माने विधान परिषद। जैसे कि हमने शुरू में किया था कि हमारे देश में बाई कैमरलिज्म होगा। बाई कैमरलिज्म माने 2 हाउस या 2 सदन हो सकते हैं। तो इंडिया में सिर्फ अभी 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे 2 सदन है, बाकी सब में विधानसभा है। इन 6 स्टेट्स में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। वो मैं आगे बताऊंगा। बेसिकली आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है,
बिहार है, तो कितनी होगी? बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये 5 स्टेटें होगी और एक कर्नाटका। तो इन 6 स्टेट्स में सिर्फ विधान परिषद है, इनके अलावा किसी में भी नहीं है। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की। ये आर्टिकल 171 का पार्ट है, यानी विधान परिषद। तो ये इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, या मिनिमम 40। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं उनके मेंबर्स की स्ट्रेंथ मैक्सिमम 1/3 हो सकती है किसके? लेजिस्लेटिव असेंबली के दौरान। मान के चलो किसी विधानसभा में 300 मेंबर्स हैं, तो उसके अगर उधर वहां पे विधान परिषद एग्जिस्ट करती है तो 1/3 यानी 100 से ऊपर नहीं हो सकते। अगर किसी में 100 है तो 100 का 1/3 या 90 का 1/3 30 हो गया, पर मिनिमम कितने होने चाहिए? 40। तो 40 मैक्सिमम, मिनिमम लिमिट 40 है और मैक्सिमम 1/3 होती है। तो अब इसमें मैंने मेंशन स्पेशली कराया हुआ कि बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में पहले 36 था जब वो स्टेट होता था। JNK वॉज दी 7th स्टेट जहां पे विधान परिषद और विधानसभा होती थी, पर अब एज यूटी डिक्लेयर कर दिया तो वहां पे ना विधानसभा है ना वही विधान परिषद है। तो उसको मिला था 36 होते थे उसमें, बाकी सब मिनिमम 40 है। ठीक है, और इसको परमानेंट बॉडी बोलते हैं अनलेस इसको अबॉलिश कौन कर सकता है? लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट और विधानसभा मिलके, उस स्टेट की विधानसभा और पार्लियामेंट मिलके इसको अबॉलिश कर सकते हैं, नहीं तो ये परमानेंट है। जैसे लोकसभा बेसिकली आपकी जो आपकी विधानसभा थी वो टेम्परेरी कहते हैं, उसको डिसॉल्व हो सकता है क्योंकि सरकार गिर सकती है वहां पे। अगर बहुमत चली जाती है तो सरकार गिर जाती है, सीएम मर जाता है तो सरकार चली जाती है। तो पर यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है, ये परमानेंट बॉडी है अनटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट डिसाइड करता है या उस स्टेट का विधानसभा डिसाइड करता है कि हमें नई जरूरत किसकी? विधान परिषद की। क्योंकि हमारे को संविधान में आर्टिकल 169 में सीधा सीधा बोला गया है कि एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि हम बना भी सकते हैं और इसको अबॉलिश भी कर सकते हैं। और इसमें भी वही होता है, हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं और इनका टेन्योर भी 6 साल का होता है। जैसे राज्यसभा का था तो विधान परिषद भी वैसे ही काम करता है। और अब लोकसभा में 5 साल का टेन्योर होता है तो विधानसभा में भी 5 ईयर्स का ही टेन्योर चलता है। री इलेक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसमें होता है कितने? 1/3 मेंबर्स होते हैं जो इलेक्शन में इलेक्ट करते हैं उनको लोकल बॉडीज, यानी म्यूनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स इलेक्ट करते हैं 1/3 मेंबर्स को। उसके बाद 1/12 मेंबर जो बचे हैं वो होते हैं ग्रेजुएट्स, हर एक उसी स्टेट में जहां पर विधान परिषद एग्जिस्ट करती है। फिर 1/12 टीचर्स होते हैं जिनके पास कम से कम 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होता है। और 1/3 असेंबली मेंबर्स नहीं होते हैं। और रेस्ट नॉमिनेट करता है, जो बचे होते हैं वो नॉमिनेट करता है गवर्नर, जिनकी जो फील्ड में होते हैं अच्छे अपने साइंस, लिटरेचर, कोऑपरेटिव मूवमेंट, आर्ट एंड सोशल सर्विस में। इसमें वो गवर्नर नॉमिनेट करता है। तो गवर्नर इसमें ही थोड़े से मेंबर्स जैसे बचे हुए मेंबर्स नॉमिनेट कर देता है एंड उसमें से एक एंग्लो इंडियन करता है विधानसभा में से। ठीक है, तो उसको पॉज करके पढ़ लेना, चीजें वही है, तभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि आप लोगों का टाइम बचे। इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है, पढ़ना चाहो तो आराम से पढ़ सकते हैं इसको आप, नोट्स को। वही सेम चीज ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन मैंने दोबारा से कॉपी कर दिया, इसमें वही सेम चीज है, ताकि वही गवर्नमेंट किसी भी सरकारी दफ्तर है वो होल्ड नहीं होना चाहिए, उसके पास मेंटली अनसाउंड नहीं होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, बैंकरप्सी या दिवालिया नहीं होना चाहिए। वही सेम चीज है जो ऊपर थी। अब बात करते हैं फंक्शंस की, पावर एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की, ये काम कैसे करता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी आपकी विधान परिषद है वो बेसिकली एडवाइजरी ही है, वही मैक्सिमम पावर आपके पास विधानसभा में रहती है। जैसे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है कोई भी बिल हो जो लेजिस्लेटिव असेंबली पास कर देती है बट काउंसिल उसको रिफ्यूज कर देती है उसको अप्रूवल देने से, तब असेंबली का राइट होता है कि उसको रिकंसिडर करेगी। और उसका ये भी पावर है कि वो बिल पे बिना
रिकमेंडेशन जो बेसिकली काउंसिल ने दी है या विधान परिषद ने रिकमेंडेशन दी है उसके बिना उस बिल को पास कर सकती है। कौन सी? विधानसभा। तो यहाँ पे राज्यसभा वाला थोड़ा पावर कम है, इसमें ज्यादा पावर नहीं रहती है, बेसिकली बस एक एडवाइजरी कमेटी टाइप बनी हुई है। राज्यसभा में तो ये भी था कि हाँ वो भी बिल ला सकते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, इनके पास इतनी पावर नहीं है जैसे राज्यसभा में होती है। एक बार जब फर्स्ट असेंबली अप्रूव कर देती है तो सेकेंड असेंबली यानी काउंसिल को 3 महीने तक वो बिल रख सकते हैं। बट सेकंड केस में दोबारा से वही बिल भेजा जाता है तो वो सिर्फ 1 महीने के लिए रख सकते हैं, नहीं तो बिल को पास माना जाता है। ठीक है, क्योंकि असेंबली की सुपीरियरिटी होती है किस पे? लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर, यानी विधानसभा की सुपीरियरिटी है किसके ऊपर? विधान परिषद पे। और मनी बिल्स यानी टैक्स बिल्स में वही सेम बात है जो लोकसभा वाली है कि इसमें अगर बिल पास कर देता है तो विधानसभा और वीक है, उसमें अगर वो उसमें कोई रिकमेंडेशन देती है नहीं देती है तो विद इन 14 डेज उसको पास करना होता है, नहीं तो वो बिल पास माना जाता है। जैसे आपको समझाया था मैंने लोकसभा के टाइम पे, वही सेम चीज है। देखो, ऑल द एलसी माने लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद कैन डू इज टू डिले द पासिंग ऑफ मनी बिल बाय 14 डेज एंड अ नॉन मनी बिल बाय 3 मंथ्स। वही चीज है कि वो डिले कर सकती है पर उसको पास होने से रोक नहीं सकती। और यहाँ से हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 108 के तहत पार्लियामेंट में कि ज्वाइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का, पर यहाँ पे एज सच कोई ज्वाइंट सेशन नहीं है विधानसभा और विधान परिषद के अंदर। क्योंकि विधान परिषद में सीधी सी बात है, बिल पास नहीं करेगा तो 3 महीने का मैक्सिमम टाइम होता है, उसके बाद वो बिल विधानसभा पास कर सकता है। ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी विधान परिषद के मेंबर से आपको बताया था मैंने जब हम लोग प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कर रहे थे कि वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। ठीक है, प्रैक्टिकल टर्म्स में वही है जो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट एम्प्लाइज यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके ज्यादा पावर है। और मेजर पावर्स कौन सी पोजेस करती है वो? कि इट कैन क्रिएट द लॉस ऑफ एनी स्टेट लिस्ट, यानी हमने किया था स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में हमने क्या पढ़ा था कि वो सब्जेक्ट्स वो ड्यूटीज जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स वो ड्यूटीज जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और यूनियन लिस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उसमें वो अपना मर्जी से लॉ वगैरह बना सकती है, पर वो कॉन्करेंट लिस्ट में भी लॉ बना सकती है, पर वो ऐसे होने चाहिए कि वो कॉन्ट्राडिक्ट ना करे पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ से। असेंबली कंट्रोल करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ठीक है, क्योंकि वही लोग वोट करते हैं बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर यानी विधानसभा के अंदर। और असेंबली जो है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी आपकी विधानसभा स्टेट के फाइनेंसेस कंट्रोल करती है, मनी बिल भी वही बनाती है और उसको वो पास भी कर सकती है विद इन आफ्टर 14 डेज अगर लैप्स टाइम पीरियड हो जाता है और विधान परिषद उस पर कोई रिकमेंडेशन या उसको पास नहीं करता। और सिंपल सी बात है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी टैक्स लगाना या विड्रॉ करना बिना विधानसभा के कंसेंट के, उसके मानने के, उसके जो है ऑथोराइजेशन के आप नहीं हटा सकते। कोई भी टैक्स लगा नहीं सकते, कोई भी टैक्स हटा नहीं सकते विदाउट विधानसभा कंसेंट के, उसके मंजूरी के बिना। वो स्पीकर, विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इलेक्ट करती है और रिमूव भी कर सकती है। विधानसभा पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, जैसे कि हमने एमएलए कहा था, एमएलए को कहते हैं हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायक, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं एमएलसीज यानी जो किसके मेंबर होते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के। और वो स्टेट ऑडिटर जनरल को रिपोर्ट वगैरह लेते हैं उसकी, एंड स्टेट पब्लिक कमीशन को भी। सो सिंपल से एविडेंट बात है कि विधान परिषद जो है, सॉरी विधानसभा जो है इज मोर पॉपुलर एंड पावरफुल चैम्बर इन स्टेट लेजिस्लेचर। इन थ्योरी अगर बात करें तो वो बिल्कुल समवॉट पैरेलल है किसके? लोकसभा के। तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कैसे रहता है काम करना कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो साल में कम से कम 2 बार मिलेगा। इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस नॉट मोर देन 6 मंथ्स की साल में 2 बार मिलेंगे, और जो सेशंस होंगे वो इंटरवल में 6 महीने से ऊपर उसका गैप नहीं होना चाहिए। गवर्नर डिलीवर करता है ओपनिंग स्पीच
विधानसभा के सेशन में। कोई भी बिल जो इंट्रोड्यूस होता है एक्सेप्ट मनी बिल, वो सिर्फ असेंबली इंट्रोड्यूस करेगी, बाकी कोई भी बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है थ्रू रीडिंग। गवर्नर के साइन के बिना बिल पास नहीं होगा, लास्ट में गवर्नर ही साइन करता है बिल के ऊपर, स्टेट में अगर बिल को पास करना होता है। और प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होता किसी भी बिल पे अपना एसेंट या अपना मंजूरी देने के लिए। पर जो भी बिल ड्यूली पास हो जाते असेंबली द्वारा, तो उसमें कई बार गवर्नर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर जहां पे बट इन केस ऑफ बिल्स विच हैव बीन ड्यूली पास बाय द असेंबली, इफ देयर इज ओनली वन हाउस ऑफ द स्टेट एंड बाय द असेंबली एंड द काउंसिल वेयर देयर आर टू हाउसेज, वहां पे गवर्नर की रिक्वायरमेंट भी रह सकती है। ठीक है, बिल एक बार वापस भेजा सकता है गवर्नर द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा, अगर उसको कोई लगता है कि रिकंसिडर करना है तो। ठीक है, नहीं तो हाउस को डिसॉल्व भी किया जा सकता है। तो सिंपल सा ही है, अगर आप इसको पहले आप पढ़ेंगे लोकसभा राज्यसभा, आपको ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट्स काफी लिखे हैं मैंने, फिर आपको मैंने सरल भाषा में समझा दी। भाई नोट्स पढ़ लोगे आपको और आसानी से समझ आ जाएगा। बाकी कोई डाउट रहेगा तो आप कभी भी मेरे को पिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।